Greetings in the name of Jesus Christ. This is Dr. Sharon and welcome to Dr. Sharon Lectures. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है और इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और कैसे ये आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी शख्स की बॉडी के अंदर जाकर अगर किसी बंदे को ये प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है तो क्या चेंजेस आती हैं, क्या ऐसी पैथोफिजियोलॉजी होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज हम डिटेल से पढ़ते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है क्या, ये स्टार्ट किधर से होता है। तो सबसे पहले जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसका मतलब यह है कि ये सेल्फ मीडिएटेड काइंड ऑफ रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। जो नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स चल रहा होता है ये उससे कुछ ज्यादा होता है। कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ेंगे आपको बिल्कुल इजीली तौर पर, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल फोकस यहाँ पर करें, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। देखें, जब भी कोई बैक्टीरिया, जब भी कोई वायरसेस या जब भी कोई ऐसी चीज है जैसे भी कोरोना आ रहा है तो वो किधर से आएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर से आएगा। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कौन से ऐसे वायरसेस हैं जिसकी वजह से आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्टार्ट हो सकती है। नंबर 1 इज एब्स्टेन बार वायरस। दिस इज नंबर 1 एनवायरमेंटल फैक्टर के एब्स्टेन बार वायरस है। और नंबर 2 है आपके पास ह्यूमन हर्पीज वायरस 6। ठीक है, ये दोनों ऐसे वायरसेस हैं जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये आपकी बॉडी के अंदर ये रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक मजीद एक और एनवायरमेंटल फैक्टर है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अब जिस इलाकों में धूप की कमी है या जिस इलाकों में धूप कम है या वो इलाके जो इक्वेटर के पास हैं, उन इलाकों में अगर धूप किसी शख्स के ऊपर कम आ रही है तो उसकी वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कंसेप्ट स्टार्ट हो सकता है। बट ये कैसे होता है अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जब ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होते बल्कि उसके साथ साथ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, जीन्स के अंदर भी कुछ म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। तो जेनेटिक फैक्टर के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, HLA-DR2 जीन। ठीक है, HLA-DR2 जीन, ये जीन आपकी बॉडी के अंदर होती है और ये बॉडी के अंदर आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल आपके मैक्रोफेजेस के ऊपर ये जीन होती है, ये जीन्स आपके टी सेल्स के ऊपर होती है, जीन आपके डेंड्राइट्स पे होती है। काफी ज्यादा जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अगर इस जीन के अंदर कोई भी म्यूटेशन, कोई भी प्रोलिफरेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कंसेप्ट या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 जेनेटिक फैक्टर्स क्या है कि XX क्रोमोसोम। XX क्रोमोसोम का मतलब है कि फीमेल्स, ना फीमेल्स के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा हो सकती है जेनेटिक फैक्टर की अगर बात की जाए तो। ठीक है, अब एज कौन सी होती है, अच्छा ज्यादातर लाइकली होता है कि यंगर फीमेल्स को होगी, एज बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो दो चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। नंबर 1 इज एनवायरमेंटल फैक्टर के एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर में नंबर 1 कौन सा वायरस आ जाता है, एब्स्टेन बार वायरस। नंबर 2 इज ह्यूमन हर्पीज वायरस 6। नंबर 3 इज जिन इलाकों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वहां पर यह प्रॉब्लम हो सकता है, उन लोगों के अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू द अदर। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स देखते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में नंबर 1 इज HLA-DR2 जीन के अंदर कोई भी म्यूटेशन आती है तो ये जीन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके मैक्रोफेजेस के ऊपर, आपके जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उनके ऊपर ये जीन प्रेजेंट होती है। तो अगर इस जीन के अंदर कोई भी म्यूटेशन आती है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 इज फीमेल XX क्रोमोसोम। जो फीमेल्स हैं, जो यंगर फीमेल्स हैं, उनके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू द मैन या बॉयज। ठीक है, एज बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज। ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो ये चीज मैं रब कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मजीद ना हो। ओके, अभी फॉर एग्जांपल जस्ट कंसिडर करें कि कोई भी एंटीजन, ये जो रेड वाला है ये आपका एंटीजन है, जो रेड है ये आपका एंटीजन है। ठीक है, दिस वन। अब कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल कोई शख्स चल के जा रहा है, कोई एंटीजन उसके एनवायरनमेंट में था, वो ह्यूमन हर्पीज वायरस भी हो सकता है, वो एब्स्टेन बार वायरस भी हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकता है जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला है, इतनी अभी रिसर्च उस चीज पे नहीं हो रही, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो जब वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है
ठीक है, जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है थ्रू योर नॉस्ट्रल्स, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने वो इनहेल कर लिया तो अंदर जाएगा, सबसे पहले वो किसके ऊपर जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हूं तो मुझे कहा जाता है आपने प्रिंसिपल के सामने जाके प्रेजेंट होना है, प्रिंसिपल से बात करें आप, ठीक है। इसी तरह जब कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास जाएगा, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास जब वो आया तो एंटीजन प्रेजेंटिंग, एक मिनट कैमरा, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास जब आया तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने उसको इनगल्फ कर लिया, उसको खा लिया। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और जब उसने उसको खा लिया तो उसके सरफेस के ऊपर इस तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसके ऊपर उसने एंटीजन को रखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं MHC2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के एंटीजन को इनगल्फ किया, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हुआ। फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के बाद उसने अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर एक ऐसा बनाया है, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, MHC2 कॉम्प्लेक्स, और उसके ऊपर उसने एंटीजन को रख लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इस एंटीजन को प्रेजेंट करेगा हेल्पिंग टी सेल्स को। हेल्पिंग टी सेल्स भी आपकी बॉडी के अंदर टी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये उसको ट्रांसफर कर देगा। अब हेल्पिंग टी सेल्स के ऊपर टी सेल रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो आएगा, वो इसके साथ एक बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। ये यहां से एक आया, ये यहां से आ गया आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल MHC2 कॉम्प्लेक्स आया, और दूसरा आपका क्या चीज आ गया, यहां से हेल्पिंग टी सेल्स। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, बट इन दोनों के अंदर कंबाइन होने के जो सीमेंट है या जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, CD4 पॉजिटिव बॉन्ड इनके बीच में बनता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये जो एंटीजन है, ये जो एंटीजन है जो आपकी फॉरेन बॉडी थी, जो बाहर आपने अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू इनहेल कर लिया था, ये जब आपकी बॉडी के अंदर आता है तो ये एंटीजन के अंदर एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो माइलन है ना, माइलन शीट जो एक्सॉन्स के ऊपर होती है, उस माइलन शीट के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इसकी तरह इस प्रोटीन्स के साथ थोड़ा मैच करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मोलेक्युलर मिमिक्री। अब ये जब टी सेल्स के पास आता है, इसको लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो वो प्रोटीन्स हैं जो आपके एक्सॉन्स के ऊपर माइलन के ऊपर होते हैं, तो क्यों ना इसको हम अपनी बॉडी के अंदर लेके चले जाएं। तो फिर ये क्या करता है, फिर ये टी सेल्स क्या करते हैं, इसको आपकी बॉडी के अंदर ब्लू से बनाते हैं, इसको आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम क्या है, ब्लड स्ट्रीम सबको पता है ब्लड स्ट्रीम क्या है, वेन्स जो भी आपकी जो ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है, आर्टरीज, ये सारी ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया टी सेल, टी सेल्स के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, एंटीजन, ठीक है। लेट मी मेक इट रेड, ठीक है, ये एंटीजन लगा हुआ है। अब ये जब जाएगा तो क्या होता है, जब आपके ब्रेन के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके जो नर्वस सिस्टम है वो किस जगह पे होता है, जो आपके एक्सोन्स हैं या जितने वो आपके नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, एक्सोन्स हो गए, ये सारी चीजें होगी, तो उसने जाना है, उसने क्रॉस करना है ब्लड ब्रेन बैरियर को। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट आप हैं तो आपको पता होगा ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है ना। ब्लड ब्रेन बैरियर तीन चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1 इज एपिथेलियल लाइनिंग, ये जो आपको रेड कलर की जंक्शन नजर आ रही है, एपिथेलियल लाइनिंग है। नंबर 2 पे ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये है बेसल लेमिना, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। नंबर 3 पे जो आपको ये जो अजीब सी चीज नजर आ रही है, ये है एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। तो आपकी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1 इज एपिथेलियल लाइनिंग, नंबर 2 इज बेसल लेमिना एंड नंबर 3 इज एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। तो जब ये आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर सिलेक्टिव चीजों को यहां से इजाजत देता है कि आप अंदर चले जाएं। सिलेक्टिव कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सारी चीजों को ये इजाजत नहीं देता कि ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर इंटर हो जाए। ये कुछ सिलेक्टिव चीजें होती हैं जिसको ये इजाजत देता है कि आप यहां से अंदर जा सकते हैं। उनमें से एक होता है टी सेल्स। टी सेल्स को ये अलाउ कर देता है कि आप अंदर जा सकते हो, भाई आपकी एंट्री फ्री है, आप अंदर चले जाएं, ठीक है। तो टी सेल्स क्या करता है, टी सेल्स वहां से माइग्रेट कर आ जाता है आपके न्यूरॉन के पास, ठीक है। टी सेल्स आया, अब ये जो आपको ये जो रेड कलर की चीज नजर आ रही है, ये इसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नाउ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, आपके एक्सॉन्स के ऊपर जो माइलन शीट होती है ना, ये उसको बनाते हैं, ठीक है।
जब इसके पास आती है तो हमने हमने क्या कहा था, ये एंटीजन माइलिन शीट के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इस एंटीजन के साथ मिल रहे होते हैं। तो टी सेल तो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो माइलिन के प्रोटीन्स है, चलो इसको मैं माइलिन के पास लेके चला जाता हूँ। बट जब टी सेल्स इसको यहां पर लेके आता ना, ओलिगोडेंड्राइट्स जो होते हैं वो तो प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि मेरे असल प्रोटीन्स क्या हैं, और ये जो प्रोटीन है जो लग रहा है कि ये माइलिन का ही प्रोटीन है, बट ये वो प्रोटीन नहीं है। इसको यहां पर प्रॉब्लम पता चल जाती है, कहता ना 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 भाई यहां तो कुछ गड़बड़ है, ये वो प्रोटीन्स नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो उसके लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं कि बताएं इम्यून सिस्टम को कि भाई एक फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आ गई, आप लोगों को तो वो धोखा दिया ही है, बट मैंने उसको पहचान लिया, इसको जल्दी से हैंडल करो, इसको जल्दी से टैकल करो। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी यहां पर क्या करती है, साइटोकाइंस रिलीज करती है। साइटोकाइंस कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज इंटरल्यूकिन 1, नंबर 2 is interleukin 6 and number 3 is turmeric factor alpha। ठीक है, अब ये चीजें जब साइटोकाइंस, ये साइटोकाइंस है, ठीक है, जब ये रिलीज होते हैं तो ये आपके जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, जब आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं ना, ये जो डॉट्स मैंने लगाए हुए हैं ये आपके क्या है जी, साइटोकाइंस है, ये जो डॉट्स हैं। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में अब हमारी बॉडी को यार प्रॉब्लम यहां पे स्टार्ट है, हमें व्हाइट ब्लड सेल्स की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? व्हाइट ब्लड सेल्स की। उस चीज को इंक्रीज करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, सबसे पहला जो रिस्पॉन्स क्रिएट करती है वो क्या करती है, यहां पर आपके एक्सप्रेशन मार्कर। ठीक है, एक्सप्रेशन मार्कर बन जाते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन मार्कर्स? ये ऐसे ही है जैसे हमें व्हाइट ब्लड सेल्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर 3 बंदे खड़े कर दिए जिनके पास क्या है, कोई ऐसी चीज है कैच करने की कि जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे तो मैं उसको कैच कर लूंगा। ये 3 बंदे यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए। तो सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या हुआ, एक्सप्रेशन मार्कर्स या एडहेशन मार्कर्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, जनरेट हो गए। अब जब वहां से क्या आएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, कहेंगे जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, हमें जरूरत है, अब यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, तो नंबर 1 रिस्पॉन्स क्या, एडहेशन मार्कर्स या एक्सप्रेशन मार्कर्स बन गए। नंबर 2 रिस्पॉन्स क्या होता है? नंबर 2 रिस्पॉन्स में आपकी वेसोडाइलेशन हो जाती है। वेसोडाइलेशन का मतलब है ये वेसल्स आपकी डायलेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब जब वेसोडाइलेशन होगी उसका क्या मतलब है, जब वेसोडाइलेशन होगी तो ज्यादा ब्लड आएगा। ठीक है, जब ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे। जब व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा आएंगे तो ये उनको पकड़कर नीचे ले आएंगे। 2, ठीक है, 2 चेंजेस होगी। नंबर 3 क्या चेंज होती है कि परमिएबिलिटी भी इंक्रीज कर देता है। परमिएबिलिटी देखें, मैंने आपको क्या कहा था कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसी चीज है जो सिलेक्टिव चीजों को बेचती है, मतलब कम कम चीजों को अंदर बेचती है, बट यहां पर वो क्या करेगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देगा, कहेगा आए भाई हमें जरूरत है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा आ रहे हैं, वेसोडाइलेशन हुई हुई है, तो परमिएबिलिटी भी इंक्रीज है, तो ज्यादा यहां पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। सबसे पहले क्या हुआ, जब यहां पर आया तो उसने यहां पर आके क्या चीजें की, साइटोकाइंस को रिलीज किए। कौन कौन से थे? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमेरिक फैक्टर अल्फा। ठीक है, ट्यूमर न्यूरोटिक फैक्टर अल्फा। ठीक है, ट्यूमर न्यूरोटिक फैक्टर अल्फा। अब ये जब रिलीज होंगे तो उसके ऊपर जाके क्या करेंगे, एक्सप्रेशन मार्कर। सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या आएगा, एक्सप्रेशन मार्कर्स बनेंगे। नंबर 2 वेसोडाइलेशन होगी। नंबर 3 क्या होगी, परमिएबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा आपका, यहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 4 क्या वो करता है कि नंबर 4 वो ये चीज करता है कि यहां पर वो लिम्फोसाइट्स को भी, देखें मैंने क्या कहा था, यहां पर साइटोकाइंस रिलीज होंगे। ठीक है, साइटोकाइंस आपकी ब्लड स्ट्रीम में पड़े हुए हैं, तो साइटोकाइंस जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में होती है ना, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये नंबर 4 पे क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, उनको जब ये साइटोकाइंस, ये जो साइटोकाइंस मैंने यहां पर बनाए थे ये यहां पर भी हैं, तो उनको क्या करेगा, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर लिम्फोसाइट्स हैं, तो लिम्फोसाइट्स हैं तो मतलब कोई प्रॉब्लम है तो चलो मैं भी जाके हेल्प करता हूं, मैं भी जाके थोड़ी सी उनकी मदद करता हूं। तो लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, लिम्फोसाइट एक प्रोसेस कर देंगे कीमोसाइटोसिस का। ठीक है, कीमोसाइटोसिस का प्रोसेस करेंगे और वो क्या करेंगे, वो भी यहां पर इस जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, जब वो यहां पर आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, और कौन से सेल, लिम्फोसाइट्स कौन से सेल्स को भेजेगा, बी सेल्स को। ठीक है,
जब वो बी सेल्स आ जाएंगे वो कहेंगे अच्छा यहाँ पर तो प्रॉब्लम है, चलो मैं क्या करता हूँ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बनाता हूँ जिसको हम क्या कहते हैं प्लाज्मा सेल। नाउ इसके अंदर ये जो सारी आपको ये चीजें नजर आ रही हैं ये एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री जिसको हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं वो बनाता है। और वो प्लाज्मा सेल क्या करता है, यहां पर एंटीबॉडीज को यहां से निकाल कर इसके ऊपर ले आता है, ठीक है। जब इसके ऊपर आके ये क्या करता है, ये उसके ऊपर आके यहां पर बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज इसके ऊपर आके यहां पर अटैच हो जाती हैं। एंटीबॉडीज बनी और यहां पर आके रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद आपके ओलिगोडेंड्राइट्स के ऊपर या डेंड्रोसाइट्स के ऊपर आके ये अटैच हो गई, ठीक है। अब ये उसके बाद क्या करता है, यहां पर हमने क्या कहा था साइटोकाइन्स रिलीज हुए थे। अब यहां पर एक और साइटोकाइन रिलीज होगा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन गैमा। ओके, यहां पर कौन सा एक और ये साइटोकाइन्स को रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन गैमा, ठीक है। अब ये इंटरफेरॉन गैमा क्या करता है, ये जो होता है ये आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक मैक्रोफेजिस होते हैं। मैक्रोफेजिस को जब ये रिलीज होता है ना तो मैक्रोफेजिस को ये अट्रैक्ट करते हैं कि आप इस साइड पे आ जाए, इस जगह पे आ जाए। तो इसने ये भी रिलीज किया। अब इसने जब ये रिलीज किया तो क्या करेगा, आपके मैक्रोफेजिस को करेगा यार मेरी भी जरूरत है, मुझे भी जाना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो वो इंटरफेरॉन गैमा ये क्या करेगा, नंबर 5 का काम करेगा, इंटरफेरॉन गैमा इसको एक्टिवेट करेगा और ये साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और मैक्रोफेजिस का काम क्या होता है, उसको खाना पसंद है चीजों को, ठीक है। तो वो जगह पे आ गए हैं। अब देखें, अब जिस तरह आप ब्रेड खाते हो या रोटी खाते हो तो ब्रेड के ऊपर आप जैम लगाते हो टेस्ट ज्यादा करने के लिए, रोटी खाते हैं तो रोटी के साथ सालन खाते हैं टेस्ट ज्यादा करने के लिए। इसी तरह मैक्रोफेजेस को एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा पसंद होती हैं खाने में। अभी यहां पर हमने क्या करा था, बी सेल्स ने एंटीप्लाज्मा सेल्स के एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बनाई थी जिसमें से क्या कर रहे थे, आपकी एंटीबॉडीज निकल के इसके ऊपर आके लग गई थी। अब इसको तो एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये क्या करेगा कि ये जब करेगा, ये यहां पर जाने के बाद ये एंटीबॉडीज को भी खाना स्टार्ट कर देगा, साथ में ओलिगोडेंड्राइट्स को भी खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जब ये इसको खा लेगा तो उसके बाद जो एंड रिजल्ट होगा वो आपका ये बन जाएगा। देखिए यहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स किस तरह के थे और यहां पर किस पोजीशन में आ गए, ये डैमेज हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये डैमेज हो गए हैं तो उसके बाद ये जो आपके एस्ट्रोसाइट्स थे, ये एस्ट्रोसाइट्स क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए आएंगे इसके ऊपर, जैसे आपको चोट लगती है तो स्कार बन जाता है ऊपर, ठीक है। इसी तरह ये डैमेज थे तो इसके ऊपर उन्होंने आके क्या किया, स्कार बना लेते हैं। अब उस स्कार को हम क्या बोलते हैं, प्लैग बोलते हैं, प्लैग, ठीक है। प्लैग का दूसरा एक लफ्ज प्लैग के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। तो स्क्लेरा बन जाते हैं यहां पर। अब ये मैंने आपको एक न्यूरॉन का बताया, ये प्रोसेस मल्टीपल न्यूरॉन्स के ऊपर हो रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का क्या मतलब है, स्क्लेरा, ठीक है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंसेप्ट है कि किस तरह आपकी बॉडी के अंदर ये चीजें होती है, किस तरह नहीं होती है। बट उसके बाद एक और चीज है, हमारी बॉडी के अंदर एक और खुदा ने एक निजाम ऐसा बनाया हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर एक और सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है। अब ये रेगुलेटरी टी सेल्स ये रेगुलेटरी टी सेल्स क्या करते हैं, ये कहते हैं, ये आते हैं जगह पे और ये आके कहते हैं कि यार भाई साहब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो क्यों ना मैं ये जितना भी ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको मैं रोक दूं और मैं थोड़ा सा इनको कहूँ कि थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ भाईजान, बहुत ज़्यादा आप लोग ना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये आता है, अब ये आके कुछ साइटोकाइंस रिलीज करता है, उसमें से नंबर 1 साइटोकाइन है, ये कौन सा रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 10, ठीक है। इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करता है और दूसरा करता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। अब ये दोनों जब साइटोकाइंस रिलीज करेगा तो इन साइटोकाइंस की रिलीज की मदद से जो आपका ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर ये जो डैमेजिंग का प्रोसेस चल रहा है वहां पर थोड़ी सी मिनिमम हीलिंग होने का थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि अपने आप को यार थोड़ा सा हील कर लो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा हील कर लो। तो बट ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद अगेन एक और अटैक होता है और ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होता है, बट दोबारा ये थोड़ी सी कोशिश उसको ठीक करने की कोशिश करता है, बट फिर थोड़े से टाइम के लिए फिर दोबारा अटैक होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। ये चीज आपने टाइप्स में याद रखनी है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की टाइप्स कितनी है, ठीक है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 है रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। ये 90% लोगों को जिनको भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जिनको भी प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर 90% लोगों को कौन सा प्रॉब्लम होती है, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। अब ये मैंने एक चार्ट सा बनाया, एक डायग्राम सी बनाई है, आपको इससे समझाता हूँ। ये जो ऊपर को चीज जा रही है ये डिसेबिलिटी है, ठीक है, और ये जो इस टाइप को इस तरफ आ रही है ये टाइम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि एक शख्स है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये माइनर लेवल पर, ये यहाँ पर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अचानक उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर अटैक का मतलब है कोई भी डिसेबिलिटी उसके अंदर काज हो सकती है, उसके विजुअल के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, उसकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। वो आगे हम क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आती हैं। उन क्लिनिकल फीचर में से यहाँ पर वो नॉर्मल था, उसके बाद उसको क्या हुआ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक हुआ, तो क्या हुआ, ये एक बाउट बना, ये अटैक है, ये अटैक है, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि क्या आपकी बॉडी के अंदर टी रेगुलेटरी सेल्स आ रहे थे, और वो क्या कह रहे थे कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ अपने आप को हील करने के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम हीलिंग का थोड़ा सा टाइम देता है कि अपने आप को हील कर लें, तो यहां पर वो हीलिंग होती है। इस हीलिंग को हम बोलते हैं रिमिटिंग। तो ये रिलैप्सिंग है, देन रिमिटिंग है, ठीक है। तो यहां पर वो हीलिंग का टाइम देता है, फिर थोड़ा सा टाइम होता है उसके पास, इतना ज्यादा वो टाइम नहीं देता, तो बॉडी क्या करती है, एक और अटैक होता है, और वो क्या करती है, एक और बाउट उसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, थोड़ी और विजुअल चेंजेस या थोड़ी और मजीद बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाती है, फिर दोबारा थोड़ी सी रिमिशन होती है और मजीद। बट आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि इनिशियल लेवल पे जो वहां से यहां पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो हमेशा जब भी बाउट आएगा और जब रिमिशन होगी, तो रिमिशन इनिशियल लेवल तक नहीं आएगी, बल्कि रिमिशन जो इनिशियल लेवल से काफी ऊपर, मतलब अगर वो उसको हीलिंग होने का टाइम देता भी है, उसके बाद भी उसके बॉडी के अंदर वो इनिशियल लेवल पे नहीं आ सकती, ठीक है। वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी हर बाउट के साथ साथ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये 90% लोगों को होता है, ठीक है, क्लियर है। नंबर 2 पे है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब है कि स्टार्टिंग के अंदर तो यही प्रोसेस चलता है। पहले क्या था, पहले शख्स नॉर्मल था, नॉर्मल शख्स का था, उसका बाउट हुआ, उसके बाद दोबारा रिमिशन हुई, थोड़ा सा टाइम मिला हीलिंग के लिए, हीलिंग का टाइम मिला, बट उतना टाइम नहीं मिला, अगेन एक मजीद बाउट आ गया, ठीक है, फिर टाइम मिला, उसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद कोई रिमिशन कोई रिमिटिंग नहीं होती, कोई टाइम नहीं मिलता हीलिंग का, बल्कि वो चीज कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो 2 टाइप्स हैं, ये जो है ये मोर कॉमन है बट लेस सवेयर है, इतनी सवेयर नहीं है ये। अभी जो टाइप्स पढ़ने लगे हैं ये लेस कॉमन है बट बहुत ज्यादा सोवेयर है, ठीक है। उसके अंदर नंबर 3 पे आपकी आती है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई ये बाउट्स आ रहे थे, कुछ भी रिमिशन रिमिटिंग नहीं हो रही थी, कोई रिमिशन नहीं हो रहा था, ठीक है, कोई टाइम नहीं मिल रहा है, हीलिंग का, कांस्टेंट है, वो बढ़ता जा रहा है, चीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हमारा जो डैमेज है वो डैमेज हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डैमेज हमारा बढ़ता जा रहा है कांस्टेंट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में है, जो सबसे सवेयर है, ठीक है, इसमें ये चीज तो होती ही है, कांस्टेंट तो जा ही रही होती है, बट इस कांस्टेंट के ऊपर मजीद एक बहुत ज्यादा बड़ा अटैक आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि गैस, चूल्हे की गैस जल रही है, ठीक है, और आपका हाथ किसी का हाथ ऊपर पड़ रहा है, यहाँ आपका हाथ आ रहा है, तो गैस चल रही है, थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ एक बाउट आता है और मैं गैस तेज कर देता हूँ, वो आग ज्यादा हो जाएगी, जो ज्यादा होगी तो ज्यादा डैमेज होगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो यही चीज है, ये यहाँ पर क्या कांस्टेंट, तो आग तो लगी हुई है, बट ये जो चीजें आ रही है यहाँ पर आग ज्यादा, मतलब यहाँ पर ज्यादा डैमेज हो रहा है, उसके बाद फिर कांस्टेंट, फिर ज्यादा डैमेज, तो ये प्रॉब्लम के साथ साथ मजीद एक और ऊपर प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा नेस्टिक और सबसे ज्यादा सोवेयर टाइप ही है, ठीक है गाइस। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो हम इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्लिनिकली क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये मेरी वीडियो फर्स्ट वीडियो है, अगर ये आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, खुश रहें।